कहाँ तक हो गया था? अच्छा, धातु वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, अब साइलेंट सब। अब एक एक बात को समझिए और क्लास में ही सारे बात को समझिए। मन नहीं लग रहा है, नहीं कमेंट आया है। चलिए, मन तो किसी का नहीं लगता है, हमको पढ़ाने में भी मन नहीं लग रहा है। तो क्या करें, पढ़ाए ना, पढ़ाना पड़ेगा भाई, इसी से जीवन चल रहा है। और आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हंस के पढ़िए, रो के पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चाहे नौकरी नहीं हो, करना पढ़ाना भी है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत किए, बाय चांस लक कभी साथ नहीं देता है, लेकिन आपका पूरा मेहनत किया हुआ है, तो आप तो इस लायक तो हो ही सकते हैं कि पढ़ा सकते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जी तोड़ मेहनत करिए। जी तोड़ मेहनत करते करते नौकरी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टीचिंग स्टाइल, टीचिंग एक्सपेरिमेंट जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से होगा। और बेहतरीन शिक्षकों को आज भी कमी है, आज भी एक एक ट्यूशन सेंटर पर 10-10 हज़ार विद्यार्थियों का लोड है। क्यों? तो अच्छे टीचर बहुत कम है। इसीलिए फुल मेहनत कीजिए, फुल मेहनत कीजिए, नौकरी होगा ही होगा। क्योंकि हम तो गारंटी देते हैं कि अगर आप सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए तो उससे बाहर जाएगा ही नहीं प्रश्न। और बहुत को दिक्कत होता है, नौकरी नहीं होगा क्या होगा। अरे नौकरी नहीं होगा जो अच्छा से मेहनत किया हुआ है, नौकरी नहीं होने के बाद भी बेहतर किया है। ऐसे एग्जाम्पल बारे पड़े, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों हम धातु पढ़ रहे थे और ये समझे थे कि प्रकृति में जितने तत्व हैं उन्हें गुणों के आधार पर धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटा जाता है। मुख्य दो ही प्रकार के हैं, धातु और अधातु। उपधातु तो 2, 4, 5 है। तो गुणों के आधार पर तत्व को धातु और अधातु में बांटा गया है। और इसलिए अगर हमें तत्वों में धातु की पहचान करनी है तो हमें धातु के गुणों के बारे में जानना पड़ेगा। और धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों को हम समझ चुके हैं कि धातु में क्या भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे वो त्याग कर धन आयन बना लेते हैं। धातु कठोर होते हैं, हथौड़ी से पीटने पर वो आघात, बर्द और तन्यता के गुणों का प्रदर्शन करते हैं। तमाम तरह के भौतिक गुण, रासायनिक गुण में हम देखें कि जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड जो बनाता है वह ऑक्साइड उभयधर्मी और क्षारीय होते हैं। तो सारे भौतिक और रासायनिक गुणों को हम समझ चुके हैं। अब दोस्तों धातु जो है वो वर्तमान समय में सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, रीढ़। धातुओं के बिना मानव जीवन की आज कल्पना नहीं कर सकते हम। यकीन मानिए कि अगर लोहा हमारे पास नहीं रहता तो आज जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है यह कैसे रन करती। लोहा नहीं होता तो समझ जाइए क्या होता। क्या ट्रेन बन पाती? नहीं। क्या विभिन्न प्रकार के उपकरण बन पाते? नहीं बन पाते। तो धातु आज के समय में सभी अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, रीढ़। धातु के बिना वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था को चलाया ही नहीं जा सकता है। और धातु की महत्ता इतनी अधिक हो चली है कि वर्तमान समय में हर उपयोग में आने वाली वस्तु में धातु होते हैं। धातु के बिना वो बन नहीं सकते हैं।
और जिन देशों के पास धातु का जितना बड़ा भंडार होता है उस देश की शक्ति उतनी अधिक मानी जाती है। किसी देश के पास सोना का खान है बड़ा बड़ा, समझ जाइए वो देश अमीर है, वो देश वैश्विक लेवल पर अच्छा खासा मायने रखेगा। तो धातु की महत्ता इतनी अधिक है कि इनके बिना आप अपने जीवन को गतिशील बना ही नहीं सकते हैं, चला ही नहीं सकते, अर्थव्यवस्था गमन ही नहीं कर सकता है। हर कार्य में धातु की चाहिए आवश्यकता है। लेकिन हम जो विभिन्न धातु को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, तो हम भिन्न भिन्न धातुओं को जो उपयोग में लाते हैं, वो धातु को हम जिस स्वरूप में उपयोग में लाते हैं उस स्वरूप में वो प्रकृति में मौजूद नहीं है। आपको लोहा चाहिए ना, तो लोहा कहीं पर फेंका हुआ नहीं कि वहां से उठा करके सीधा उसको सरकार बेचना चालू कर देगा। तो धातु जिस अवस्था में उपयोग में लाए जाते हैं उस अवस्था में वे हमारे प्रकृति में मौजूद नहीं है। उपयोग में धातु को उपयोग में लाने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन आप ये तो समझ गए कि धातु जो हम उपयोग में लाते हैं, धातु जो मानव जिंदगी या अर्थव्यवस्था में उपयोग आता है, उसी रूप में वे हमारे प्रकृति में मौजूद नहीं है। तो धातु इस प्रकृति में किस रूप में मौजूद है? धातु इस प्रकृति में दो रूप में मौजूद है, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में धातु जो है वही है जो अभिक्रियाशील नहीं है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। कॉपर भी मुक्त अवस्था में पाए जाते। तो मुक्त अवस्था में केवल गिने चुने धातु पाए जाते हैं और ये सब धातु मुक्त अवस्था में इसलिए पाए जाते हैं कि ये अभिक्रियाशील है ही नहीं। आप जानते होंगे कि जहां सोना का खान है वहां डायरेक्ट सोना है, सोना निकालिए अब बेचिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सोना अभिक्रियाशील नहीं है, वे मुक्त अवस्था में मौजूद है प्रकृति में। लेकिन इन सब धातुओं को छोड़कर अन्य सभी धातु किस अवस्था में मौजूद है? संयुक्त अवस्था में मौजूद है, यानी कि यौगिक के रूप में। आप कैल्शियम खोजने निकलिएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, पृथ्वी पर मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्मा करके कैल्शियम निकालिए। तो धातु जो है इस प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था में मौजूद है, लेकिन अधिकांश धातु संयुक्त अवस्था में ही मौजूद है, यानी किस रूप में? यौगिक के रूप में। और ये कहां मौजूद है? ये दो जगह मौजूद है, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर और दूसरा समुद्री जल में। भूपर पट्टी पर और दूसरा समुद्री जल में। तो हम जो भिन्न भिन्न धातु को अपने दैनिक जीवनों में इस्तेमाल करते हैं उनमें अधिकांश धातु जो है उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। वे धातु यौगिक के रूप में पृथ्वी के भूपर पट्टी पर या समुद्री जल में पड़ा हुआ है। अब पृथ्वी के भूपर पट्टी पर संयुक्त रूप में जो पड़ा हुआ है आपका धातु, यौगिक के रूप में जो पड़ा हुआ आपका धातु, उससे आपको धातु निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? कौन कौन से धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधिकांश धातु किस रूप में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था का मतलब समझे कि नहीं? यौगिक के रूप में। और अधिकांश धातु जो संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप में प्रकृति में मौजूद है वो कहाँ मौजूद है? पृथ्वी के भूपर पट्टी और समुद्री। भूपर पट्टी समझ रहे ना? पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं, अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट।
तो यही दो जगह मौजूद है अधिकांश धातु संयुक्त अवस्था में। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर या समुद्री जल में संयुक्त अवस्था में जो धातु पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं धातु का खनिज। क्या कहते हैं? धातु का क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर अथवा समुद्री जल में धातु जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उसे धातु का खनिज कहते हैं। उसे धातु का क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और जिन खनिज से धातु कम खर्च में निकाला जा सके, जिस खनिज में धातु की मात्रा ज्यादा हो, जिस खनिज से धातु सुगमता पूर्वक निकाला जा सके उस खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ओयर्स कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ओयर्स कहते हैं। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर समुद्री जल में जो धातु संयुक्त अवस्था में पड़े हुए हैं उसे धातु का खनिज कहते हैं। और धातु के भांति भांति खनिज है, कोई एक टाइप का खनिज नहीं है, कई तरह के खनिज है, कई तरह के खनिज। जैसे कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है तो कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट, कहीं पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर कैल्शियम फ्लोराइड मिल जाएगा। तो एक ही धातु के भिन्न भिन्न तरह के खनिज उपस्थित है पृथ्वी के ऊपर पट्टी अथवा समुद्री जल में। तो हमें एक ऐसे खनिज की तलाश करनी पड़ती है जिन खनिज से धातु कम खर्चा में निकाला जा सके, जिस खनिज में धातु की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो, जिस खनिज से धातु सुगमता पूर्वक निकल सके उस खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ गए? पृथ्वी के भूपर पट्टी पर समुद्री जल में धातु जो संयुक्त अवस्थाओं में यौगिक के रूप में मौजूद है उसे हम धातु का खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज में कितने गुण होने के बाद उसे अयस्क कहा जाता है? 3 गुण। खनिज में धातु की मात्रा अधिक हो, खनिज से धातु सुगमता पूर्वक निकाला जा सके और खनिज से धातु कम खर्च में निकाला जा सके तो उस खनिज को हम क्या कहते हैं? यानी कि जितने भी अयस्क है वो सब के सब क्या है? खनिज है। लेकिन सबके सब खनिज अयस्क नहीं होगा, सबके सब खनिज अयस्क नहीं होगा। खनिज अयस्क तब होगा जब खनिज में कम से कम कितने गुण हो? 3 गुण हो। तो सारा का सारा अयस्क क्या है? लेकिन सारा का सारा खनिज अयस्क होगा? वही खनिज अयस्क होगा जिसमें कितने गुण हो? और वो 3 गुण कौन कौन है? क्लियर हो गया? अब आपको धातु चाहिए, क्यों? तो ढेर सारे कार्य हैं उसके। आपको धातु चाहिए तो आपको क्या खोजना पड़ेगा? खनिज। धातु प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? खनिज खोजना पड़ेगा। अब कहिएगा कि खनिज कैसे खोजेंगे? ये काम आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट करते। हर देश के पास एक वैज्ञानिकों की टीम होती है, ठीक है ना? उस टीम का काम ही होता है पता लगाओ कहाँ सोना है, कहाँ तांबा है, कहाँ जस्ता है, कहाँ क्या है। उसको पता करने के लिए सरकार के पास एक विभाग है। जैसे भारत की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है? वो यही करते रहता है किधर सोना है निकालते हैं, किधर एल्युमिनियम है, किधर है। तो भांति भांति के विभाग डिपार्टमेंट बने हुए हर सरकार के पास जो देखते रहती है कि कहाँ पर खनिज है। तो धातु प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या खोजना पड़ेगा? खनिज खोजना पड़ेगा। और फिर खनिज में क्या निकालना पड़ेगा?
अयस्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अयस्क निकालना पड़ेगा। और अयस्क निकालने के बाद फिर कई स्टेप से जाकर हमें प्राप्त होता क्या? हम धातु प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के ऊपर पट्टी या समुद्री जल से खनिज को खोज निकाले, भिन्न भिन्न खनिजों को खोज निकाले, फिर उन खनिजों में कौन अयस्क है उसको अलग किए, और अब हम धातु को प्राप्त करेंगे किससे? यानी धातु की प्राप्ति धातु के अयस्कों से होती है, और धातु की प्राप्ति, धातु के अयस्क से धातु की प्राप्ति के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जितने प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उन प्रक्रियाओं को मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। हिंदी में धात्विकी कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विकी कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विकी कहते हैं। धातु के अयस्क से धातु की प्राप्ति कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद होता है, और धातु के अयस्क से धातु की प्राप्ति करने के लिए जितने प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उस प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेटलर्जी उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित स्वरूप है जिसके द्वारा धातु के अयस्क से धातु की प्राप्ति की जाती है। लेकिन धातु के अयस्क से धातु की प्राप्ति कितने प्रक्रियाओं से होती है? कई प्रक्रियाओं से होती है, जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? मेटलर्जी। लेकिन कई प्रक्रियाओं में वे कौन कौन सी प्रक्रिया होने के बाद हमें धातु प्राप्त करना पड़ेगा? तो सबसे पहले होता है अयस्क की सफाई। अयस्क की सबसे पहला चरण क्या है? अयस्क की सफाई। पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर जहां भी अयस्क मिलेगा ना उसमें ढेर सारी गंदगी होगा, ढेर सारी गंदगी। तो पहले अयस्कों से गंदगी को क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। यानी कि मेटलर्जी का पहला चरण है कि आप अयस्क को क्या करिए? साफ करिए। आप अयस्क को क्या करिए? साफ करिए। दूसरा चरण है अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल देना। अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल देना। अयस्क को धातु के ऑक्साइड में क्या करना? बदल देना। दूसरा चरण है। अब कहिएगा कि अयस्क को यानी कि धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में क्यों बदल देना है? धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल देने से हमें धातु को प्राप्त करना आसान हो जाता है। जैसे यहां पर मान लीजिए कि जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है और जिंक ऑक्साइड है। तीन है। तीनों में जिंक है कि ना है? लेकिन तीनों में जिंक निकालने में सबसे आसान होगा किससे? तो किसी भी अयस्क किसी भी धातु को उनके ऑक्साइड से आसानी से प्राप्त किया जाता है उनके अन्य यौगिकों के बदौलत। यानी कि इसके तुलना में इससे जिंक को अलग करना बहुत आसान होता है। इसीलिए दूसरा चरण में हम क्या करते हैं कि कोई भी अयस्क हो उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ऑक्साइड में। और जो अयस्क ऑक्साइड के रूप में है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरी नहीं है। अब बहुत से ऐसे अयस्क है जो ऑक्साइड के रूप में है। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? क्लियर हुआ। तो पहला चरण मेटलर्जी का क्या है कि अयस्क में जो गंदगी है उसका क्या करिए? सफाई करिए। दूसरा चरण है कि अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल दीजिए। अब तीसरा चरण है क्या? अबकरण। तीसरा चरण क्या है? अबकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना। अब ऑक्साइड अयस्क से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो धातु बचेगा ना जी। तो हम धातु के ऑक्साइड में बदलकर उस ऑक्साइड का क्या करते हैं? अबकरण करते हैं, रिडक्शन करते हैं। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का अलग होना ही क्या कहलाता है? अबकरण कहलाता है। और बाकायदा यह पूरा का पूरा चैप्टर में पढ़ाए हुए अबकरण को।
अब अपकरण करने के बाद जो है हमें धातु प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस धातु का एक बार फिर से क्या करना पड़ता है? शुद्धिकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और शुद्धिकरण के बाद धातु तैयार है, आप उपयोग करिए, बाल्टीन बनाइए, लोटा बनाइए, उपयोग करिए। क्लियर हुआ? देख लिए धातु मिल गया कि नहीं? दोस्तों धातु बहुत उपयोगी है। धातु के बिना वर्तमान अर्थव्यवस्था, वर्तमान मानव जिंदगी को चलाया नहीं जा सकता है। लेकिन धातु जिस रूप में उपयोग में आते हैं उस रूप में वे प्रकृति में मौजूद नहीं है। कुछ धातु को छोड़कर सभी धातु जो है वे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो धातु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आर्कियोलॉजी की टीम पृथ्वी के भूपर पट्टी और समुद्री जल में धातु के भिन्न भिन्न खनिजों को खोजता है। फिर धातु के खनिज से हम अयस्क को प्राप्त करते हैं। फिर अयस्क को 4 चरणों में गुजार कर हमें किसकी प्राप्ति होती है? और अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए जितना भी चरण है, इन सब को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? मेटलर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटलर्जी का पहला चरण क्या है? अयस्क की सफाई। दूसरा चरण क्या है? अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल देना। तीसरा चरण क्या है? अवकरण। चौथा चरण क्या है? शुद्धिकरण। और इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपको प्राप्त होगा धातु, और तब उसका कोई उपयोग किया जाएगा, तब उसका कोई उपयोग किया जाएगा। क्लियर? ओके ओके, सब कुछ समझ गए ना? अब इन्हीं चारों प्रक्रियाओं को हमें समझना है, इन्हीं 4 प्रक्रियाओं को समझना है। मतलब आपको मेटलर्जी समझना है। और मेटलर्जी का पहला चरण क्या है? अयस्क की सफाई। अब तो हम पढ़ेंगे अब अयस्क की सफाई। अंग्रेजी में कहते हैं इसे इनरिचमेंट ऑफ ओयर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओयर्स मतलब अयस्क की सफाई या अयस्क की समृद्धि। क्लियर? अब अयस्क की सफाई कैसे करते हैं? अयस्क साफ करने की कौन कौन सी विधि है, उसको समझने से पहले 3 शब्द को समझ लीजिए। ये पारिभाषिक शब्द है और इसको आप समझ लीजिए। एक है गैंग। क्या है? गैंग। हिंदी में भी गैंग कहते हैं। और दूसरा है फ्लक्स। दूसरा क्या है? फ्लक्स। और तीसरा क्या है? स्लैग। इन तीनों पारिभाषिक शब्द को समझिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अयस्कों की सफाई के लिए कौन कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है। पहला शब्द है गैंग। अयस्कों में मिली हुई अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्कों में जो जो अशुद्धियां मिली होती हैं उन अशुद्धियों को ही क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अयस्क में मिले अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गैंग। और 2 गैंग जो सबसे ज्यादा है वो है आपको सिलिका। क्या है? सिलिका। और दूसरा है चूना पत्थर यानी कैल्शियम। सबसे चर्चित गैंग जो है वो सिलिका है और कैल्शियम कार्बोनेट है। लगभग जितने भी अयस्क पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं उसके साथ ये दोनों अशुद्धि मिली ही रहती है। अब कहिएगा कि ये दोनों अशुद्धि क्यों मिली रहती है? तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा इसी की मात्रा है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा और दूसरा स्थान किसका है? तो दोनों मिलकर सिलिका बनाते हैं। सिलिका यानी कि बालू। बालू ही रासायनिक रूप से क्या है? सिलिका। बालू जो रेत देख रहे हैं वो वास्तव में क्या है? सिलिका है। और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, इन दोनों की भूपर पट्टी पर इतनी अधिकता है कि हर धातु के अयस्क के साथ ये मिले रहते हैं गैंग के रूप में। तो अयस्कों के साथ मिली हुई अशुद्धि को क्या कहते हैं?
गैंग कहते हैं। अयस्कों के साथ मिली हुई अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। समझ गए गैंग क्या है? दूसरा शब्द है फ्लक्स। फ्लक्स गैंग को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ अयस्क के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क से गैंग अथवा अशुद्धि को हटाने के लिए, अयस्क से गैंग अथवा अशुद्धियों को हटाने के लिए अयस्क में बाहर से जो पदार्थ मिलाकर गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर किसी अयस्क में सिलिका गैंग मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो भी आप पढ़िए, ये गैंग मिला हुआ है। अगर किसी अयस्क के साथ सिलिका गैंग मिला हुआ है तो इसको हटाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यह रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट। तो एक गैंग को हटाने के लिए अयस्क में बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में रिएक्शन करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। तो तीनों पारिभाषिक शब्द याद हुआ। अयस्कों के साथ जो अशुद्धियां मिली हुई रहती है उस अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। उस अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। दो प्रमुख गैंग कौन है? सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट। सिलिका और कैल्शियम। अयस्क से गैंग अथवा अशुद्धियों को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ अयस्क में मिलाकर गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में रिएक्शन करके एक पदार्थ बनाता है जिसे क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। और स्लैग की खासियत होती है कि स्लैग हमेशा अयस्क से हल्का होता है। स्लैग हमेशा अयस्क से हल्का होता है। और स्लैग हल्का होने के कारण अयस्क के ऊपर तैरते रहता है, जिसे चलनी से चाल कर हम क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं और हमारा अयस्क क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो तीनों पारिभाषिक शब्द समझ गए ना? फ्लक्स और गैंग आपस में अभिक्रिया करके जो हल्के पदार्थ बनाती है उसे क्या कहते हैं? स्लैग का द्रव्यमान हमेशा अयस्क के द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है। इसलिए स्लैग जब भी बनते हैं वे धातु के अयस्क के ऊपर तैरते रहते हैं, जिसे आसानी से चाल कर क्या होता है? हटा लेते हैं हम। क्लियर हो गया? तो आप देखें कि धातु के अयस्क से धातु की प्राप्ति कई 4 चरणों से गुजरकर होती है। और धातु के अयस्क से धातु के प्राप्ति जिन 4 चरणों से गुजर कर होती है उन चारों चरणों को सम्मिलित रूप से मेटलर्जी कहते हैं। और मेटलर्जी का पहला तरीका था अयस्कों की सफाई। अयस्कों की सफाई, इनरिचमेंट ऑफ ऑयल। सही कर लीजिएगा इनरिचमेंट को, इसीलिए तो लिख रहे हैं कि ताकि सही कर लीजिएगा। क्या करना है दोस्तों? अयस्क को क्या करना है? सफाइया करना है, सफाइया। अब दोस्तों अयस्क को साफ करने की कई विधि है। अयस्क को साफ करने की कई विधि है और कई विधि का जिक्र आपको 10वीं की किताब में किया पढ़े होंगे। 10वीं की किताब में पढ़े थे हाथों से चुनकर, चलनी से चालकर। तो कई विधियां हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। अयस्कों को साफ करने की एक विधि तो हम बता ही दिए। फ्लक्स दीजिए रिएक्शन कराकर और स्लैग जो बना उसको हटा दीजिए, अशुद्धि दूर हो गया।
लेकिन सब अयस्क में फ्लक्स नहीं मिलता है दोस्तों। तो अयस्कों की सफाई की पहली विधि है हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहली विधि है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव चालित धुलाई। तो अयस्कों को साफ करने का जो पहला तरीका है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये यादव जी का काहे दिमाग घूम रहा है जी? शांत रहिए दोस्तों, शांत रहिए। सावन चल रहा है, ये क्या क्या खा रहा है। तो द्रव चालित धुलाई, सबसे पहले समझिए कि द्रव चालित धुलाई या हाइड्रोलिक वॉशिंग का इस्तेमाल कार्बोनेट अयस्क, कौन अयस्क? कार्बोनेट अयस्क जैसे जिंक कार्बोनेट, ये कैसा अयस्क है? कार्बोनेट। दूसरा ऑक्साइड अयस्क, अब ऑक्साइड अयस्क जैसे कि लॉ ऑक्साइड Fe2O3, इसका नाम जानते हैं क्या है? कैलामाइन। इसका मान क्या है? कैलामाइन पढ़ते हैं। जिंक कार्बोनेट को क्या पढ़ते हैं? कैलामाइन। और ये लॉ ऑक्साइड है, इसको पढ़ते हैं क्या? हेमाटाइट। ये लोहा का अयस्क है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग या द्रव चालित धुलाई के द्वारा किन अयस्कों के अशुद्धियों को हटाया जाता है? कार्बोनेट अयस्क को और ऑक्साइड अयस्क को। कार्बोनेट एवं ऑक्साइड अयस्कों का इनरिचमेंट या शुद्धिकरण किस विधि से होता है? द्रव चालित विधि से होता है। कार्बोनेट अयस्क जैसे कैलामाइन, ऑक्साइड अयस्क जैसे हेमाटाइट के अशुद्धियों को किस विधि से दूर किया जाता है? द्रव चालित धुलाई से। अब द्रव चालित धुलाई में क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग में होता है कि अयस्क और उसमें मिली हुई क्या? अशुद्धि, इनको क्रशर मशीन में पीसकर क्या बनाया जाता है? चूर्ण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चूर्ण बनाया जाता है। अब अयस्क और उसकी अशुद्धि जो चूर्ण बनता है, तो उसमें होता है कि अयस्क के कण क्या होता है? भारी, और अयस्क में मिले अशुद्धि के कण क्या होते हैं? हल्के होते हैं। कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड अयस्क में मिले अशुद्धि को जब चूर्णित किया जाता है, तो उस चूर्णित की विशेषता ये होती है कि अयस्क के चूर्ण उसके बहुत भारी होते हैं और अशुद्धि जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। अब इस चूर्ण को पानी के तेज धारा पर ले जाए, पानी के तेज धारा से गिराया जाता है। एक इस तरह का होता है और इस पर पानी का तेज धारा क्या होता है? चलते रहता है। तेज धारा क्या होता है? और पानी के तेज धार में जो है अशुद्धि बह जाता है और अयस्क यहीं पर इकट्ठा रह जाता है। अशुद्धि पानी के साथ क्या होता है? बह जाता है, क्योंकि वो क्या है? तो द्रव चालित धुलाई में एकदम इसी तरह सीढ़ी नुमा रास्ते से पानी के एकदम तेज बहाव निकलते रहता है, तेज बहाव। और उस पानी के तेज बहाव में अयस्क भारी होने के कारण फंसे रह जाते हैं और अशुद्धि पानी के साथ सीधे निकल जाते हैं। अयस्क का अशुद्धि क्या हो गया? बाहर हो गया। क्लियर हो गया? हाइड्रोलिक वॉशिंग समझे। मेटलर्जी का पहला चरण है अयस्क के अशुद्धि को क्या करना? साफ करना। अयस्क के अशुद्धि को साफ करने की कई सारी विधियां हाइड्रोलिक वॉशिंग समझे कि नहीं समझे? हाइड्रोलिक वॉशिंग समझे कि नहीं समझे? हाइड्रोलिक वॉशिंग से कैसे अयस्कों के अशुद्धि दूर होती है? कार्बोनेट और ऑक्साइड। कार्बोनेट ऑक्साइड अयस्क को अशुद्धि के साथ क्रशर मशीन में जब चूर्ण बनाते हैं तो उसकी क्या विशेषता होती है? अयस्क भारी और
अशुद्धि मिले अयस्क के चूर्ण को जब पानी के तेज बहाव के साथ गुजारा जाता है तो पानी के तेज बहाव में अशुद्धि के कण हल्के होने के कारण बह जाते हैं, जबकि अयस्क के कण भारी होने के कारण बहते नहीं है, वो एक जगह इकट्ठा रहते हैं और इस तरह से अशुद्धि दूर हो जाती है। अब अयस्कों को साफ करने का दूसरा तरीका है, फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि। अयस्कों के अशुद्धि को साफ करने की दूसरी विधि क्या है? फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि। अब फेन प्लवन विधि से द्वारा कैसे अयस्क को साफ किया जाता है? सल्फाइड, कैसे इसको? सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को, जैसे जिंक का ही एक अयस्क है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड जिसको बोला जाता है जिंक ब्लेंड। क्या बोला जाता है? जिंक ब्लेंड। ठीक उसी तरह एक शीशा का है लेड सल्फाइड जिसको बोला जाता है गैलेनो। क्या बोला जाता है? तो ये गैलेनो जिंक ब्लेंड, इसमें सल्फर उपस्थित है और सल्फर उपस्थित अयस्क को ही क्या कहते हैं? सल्फाइड अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फाइड कहते हैं। अब फोर्थ, अच्छा फोर्थ समझ गए, फोर्थ मिस्टेक है। अब ध्यान दीजिए कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है और हाइड्रोलिक वॉशिंग में कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क। कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? द्रव चालित विधि के द्वारा। और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? फेन प्लवन विधि के द्वारा। ये भी जान लीजिए कि फेन प्लवन विधि के द्वारा कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क की सफाई नहीं हो सकती है और सल्फाइड अयस्क का सफाई द्रव चालित धुलाई से नहीं हो सकती। अब आइए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो सबसे पहले हम सल्फाइड अयस्क और उनमें जो अशुद्धि मिली हुई है, उनमें जो अशुद्धि मिली हुई है उन अशुद्धियों को भी हम क्रशर मशीन में पीस करके क्या कर लेते हैं? चूर्णित बना लेते हैं, चूर्ण कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ले आते हैं। और सल्फाइड अयस्क की जो अशुद्धि होती है उसका गुण जो होता है कि इसमें अयस्क के कण ही क्या होते हैं? हल्के होते हैं और अशुद्धि जो होते हैं क्या होते हैं? भारी होते हैं। कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्कों में आप क्या देखे थे? अयस्क भारी था, अशुद्धि क्या हो गया था? हल्का। लेकिन सल्फाइड अयस्क में सल्फाइड अयस्क ही भारी होता है, सल्फाइड अयस्क ही भारी होता है और अशुद्ध सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं, सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं, अशुद्धि क्या होता है? भारी होता है। अशुद्धि क्या होता है? भारी होता है। अब आइए कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो सबसे पहले एक टंकी रहता है दोस्तों। क्या रहता है? टंकी में पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है? और इसमें मिलाया जाता है पाइन का तेल जो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। किससे? पाइन का तेल इसलिए भरा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फेन उठे, ज्यादा से ज्यादा और भी फेन ज्यादा उठे। इसके लिए एक व्यवस्था की जाती है, बाहर से हवा का झोंका मारा जाता है, बाहर से हवा का झोंका मारा जाता है। हवा का झोंका इसमें जाता है और ज्यादा फेन उठता है। फेन प्लवन विधि में सब कुछ करेगा फेन। पानी में जितना फेन उठेगा उतनी आसानी होगी। तो पानी में ज्यादा से ज्यादा फेन उठने के लिए पहले क्या मिलाया गया? और भी ज्यादा फेन उठने के लिए क्या दिया गया? अब जब बहुत ज्यादा फेन बन जाते हैं तो तब ये जो चूर्ण बनाए हैं सल्फाइड अयस्क अशुद्धि को इसमें डाल देते हैं।
डाल देने के कारण अयस्क हल्के होने के कारण वो फेन के ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धि भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, अशुद्धि भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं। और अयस्क जो फेन के साथ ऊपर आ जाते हैं उसको छान छान कर क्या करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं, छान छान कर क्या करते हैं, अलग करते रहते हैं। और अशुद्धि टंकी के नीचे में बैठ जाता, अशुद्धि टंकी के नीचे में बैठ जाता। क्लियर? तो दो विधि समझ गए, हाइड्रोलिक वॉशिंग और फेन प्लवन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तीसरी विधि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। नोट में नहीं है? नहीं है तो क्या दिक्कत है? इसमें कोई जरूरी नहीं है, अपने आप समझ जाइएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब ध्यान दीजिए कि इनके द्वारा ऐसे अयस्कों को साफ किया जाता है, ऐसे इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्कों को साफ किया जाता है, ऐसे अयस्क को साफ किया जाता है जिनमें अशुद्धि में क्या हो, चुंबकीय गुण हो। अगर अयस्क और उसमें मिले अशुद्धि में किसी एक में चुंबकीय गुण है, किसी एक में चुंबकीय गुण है, तब उसका सांद्रण या सफाई विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर अयस्क और उसमें मिली अशुद्धि, जिसको गैंग भी कहते हैं, अयस्क और उसकी अशुद्धि में किसी एक में किसका गुण हो, चुंबकीय गुण का मतलब चुंबक के तरफ आकर्षित होने का गुण, इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण। या तो चुंबकीय गुण अयस्क में होनी चाहिए या तो चुंबकीय गुण अशुद्धि में होनी चाहिए। किसी एक में चुंबकीय गुण मौजूद है तब हम उसे अयस्क को विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा साफ कर सकते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा उन अयस्कों की सफाई की जाती है जिन अयस्कों में मिले अशुद्धि या खुद अयस्क किसी एक में चुंबकीय गुण पाया जाता हो। अब किसी एक में चुंबकीय गुण है तो इसको आसानी से चुंबक के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अगर अयस्क में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और उसको चुंबक के सामने में ले जाएंगे। अगर अयस्क में चुंबकीय गुण है तो अयस्क को चुंबक आकर्षित कर लेगा, अशुद्धि को छोड़ देगा। या अशुद्धि में ही चुंबकीय गुण है तो चुंबक अशुद्धि को खींच लेगा, अयस्क को छोड़ देगा और इस तरह दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों को साफ करने के लिए द्रव चालित धुलाई विधि का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को साफ करने के लिए फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और अयस्क एवं उनके अशुद्धि किसी एक में चुंबकीय गुण मौजूद हो तब उसे विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा साफ किया जाता है। क्लियर? चौथी विधि है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन यानी रासायनिक पृथक्करण विधि। रासायनिक पृथक्करण विधि, केमिकल सेपरेशन। और इस विधि को एक और नाम से जानते हैं, लीचिंग। किस नाम से? या इसको निक्षालन भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? तो आप
केमिकल सेपरेशन मेथड कहिए या लीचिंग या निक्षालन कहिए, बात बराबर है। रासायनिक पृथक्करण विधि को एक अन्य नाम निक्षालन से भी जाना जाता है या केमिकल सेपरेशन मेथड को लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। केमिकल सेपरेशन मेथड को लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए कि इसके द्वारा कौन सी अशुद्धि को दूर किया जाता है दोस्तों। अब देखिए कि अयस्क और उनमें मिले हुए अशुद्धि, अगर किसी एक में यह गुण हो कि एक पदार्थ किसी एक विलायक में घुल जाता हो या किसी एक विलायक से रिएक्शन कर लेता हो और दूसरा नहीं करता हो, तब इस्तेमाल में लाया जाता क्या? रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन विधि तब इस्तेमाल में लाए जाते हैं जब अयस्क और उनके अशुद्धि के रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए सोना के खान से जो सोना निकाला जाता है ना, उसमें ढेर सारे अशुद्धि रहती है। तो सोना के खान से जो सोना निकाला जाता है उसमें जो अशुद्धि मिली रहती है उसे सोडियम साइनाइड के घोल में डाला जाता है। उसे किस में डाला जाता है? सोडियम साइनाइड के घोल में डाल दिया जाता है। अब सोडियम साइनाइड में सोना घुल जाता है, लेकिन उसके साथ जो अशुद्धि थोड़ी बहुत मिली है वो नहीं घुलता है। अशुद्धि छान करके क्या कर देते हैं? अलग कर लेते हैं। सोना इसमें घुल गया है, उसके बाद हम एक अलग मेथड से इससे सोना को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो अगर अयस्क और उनके अशुद्धियों का रासायनिक गुण अलग अलग हो, उदाहरण के लिए किसी एक विलायक में अयस्क घुलता हो लेकिन अशुद्धि नहीं घुलता हो, या किसी एक पदार्थ से अयस्क रिएक्शन करता हो, अशुद्धि रिएक्शन नहीं करता हो, या किसी एक विलायक में अशुद्धि ही घुल जाता हो, अयस्क घुलता नहीं हो, या किसी एक पदार्थ से अशुद्धि का रिएक्शन होता है लेकिन अयस्क का रिएक्शन नहीं होता है, तब हम इस्तेमाल में लाते हैं लीचिंग यानी कि रासायनिक पृथक्करण विधि। क्लियर हो गया? जैसे सोना को जो साफ किया जाता है, चांदी को जो साफ किया जाता है, किस विधि से साफ किया जाता है? निक्षालन विधि से, जिसमें सोडियम साइनाइड का घोल का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम साइनाइड के घोल में सोना या चांदी अशुद्धि मिला हुआ डाल देते हैं, जिसमें विशेषता है कि इस घोल में सोना और चांदी दोनों घुल जाते हैं लेकिन अशुद्धि एक भी नहीं घुलती है, अशुद्धि अपने आप बाहर हो जाता है। क्लियर है? बात को समझ गए? तो अयस्क, धातु के अयस्क से धातु की प्राप्ति 4 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद होता है। पहली प्रक्रिया थी धातु को साफ करना। धातु के साफ करने के कई विधि थी, लेकिन जो प्रमुख 4 विधियां थी वो आपको हम बता चुके हैं। सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण या सफाई द्रव चालित विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण या सफाई फेन प्लवन विधि से किया जाता है। अयस्क और उनके अशुद्धि किसी एक में चुंबकीय गुण मौजूद है, तब उसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। अयस्क और उसके अशुद्धि के रासायनिक गुण अलग अलग हैं, तब उसका सांद्रण या सफाई रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन से होता है। तो अयस्क की सफाई हो चुकी है, अयस्क की सफाई, लेकिन आपको हम बताए थे कि धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करने की कुल 4 चरण है, जिसमें पहला चरण था अयस्क की सफाई, अयस्क की, दूसरा चरण था अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। तीसरा था अवकरण, तीसरा था, और चौथा था शुद्धिकरण, चौथा था। और इन चारों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। तो मेटलर्जी का पहला चरण समझ गए?
आपका अयस्क साफ हो गया, अयस्क का सफैया हो चुका है, उसकी सारी गंदगी निकल चुकी है। अब क्या करना है? अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना है। दूसरा चरण है अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। अयस्क को धातु के और अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए दो विधियां हैं, दो विधियां। एक है आपका कैल्सिनेशन, यानी क्या, और दूसरा है रोस्टिंग, दूसरा है रोस्टिंग। इसको भर्जन या जारन कहते हैं, भर्जन या जारन कहते हैं। क्लियर है बात, समझ गए? तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रक्रिया है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कौन सी प्रक्रिया है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसमें धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? कौन कौन? निस्तापन और जारन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। आइए सबसे पहले निस्तापन को समझते हैं। पहले आइए दोस्तों निस्तापन को समझ लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्क, कौन अयस्क? कार्बोनेट अयस्क। दूसरा ऑक्साइड अयस्क, दूसरा ऑक्साइड अयस्क, और तीसरा हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड अयस्क, जो भी कहिएगा, इनको ऑक्साइड में बदला जाता। अब आप कहिएगा कि ऑक्साइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने क्या जरूरी है? तो ऑक्साइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की जरूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा निस्तापन कर देते कि थोड़ी बहुत अशुद्धि जो है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो निस्तापन धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने की एक विधि है। लेकिन निस्तापन द्वारा किस अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता? तो कार्बोनेट अयस्क को और हाइड्रोक्साइड अयस्क को। जो ऑक्साइड अयस्क के रूप में ही है उसका भी एक बार क्या कर देते हैं, एक बार निस्तापन कर देने से उसमें जो वाष्पशील अशुद्धियां रहती है वो उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ऑक्साइड अयस्क का भी एक बार निस्तापन करके उसे ऑक्साइड में ही रहने देते हैं। क्लियर हो गया? अब निस्तापन में क्या किया जाता है? एक तो आप जान गए कि निस्तापन के द्वारा किस प्रकार के अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है, कार्बोनेट अयस्क को और हाइड्रोक्सिक अयस्क को और हाइड्रेट अयस्क को। अब निस्तापन क्या है? निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बोनेट अयस्क, ये कार्बोनेट अयस्क है ना, जिसमें कार्बोनेट अयस्क या हाइड्रेटेड अयस्क, यह है दोस्तों बॉक्साइड। ये क्या है? बॉक्साइड। और यह है कैलामाइन, यह है आपका कैलामाइन जो जिंक का कार्बोनेट अयस्क है। यह है बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का हाइड्रेटेड अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क या हाइड्रेटेड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क या हाइड्रेटेड अयस्क या हाइड्रोक्साइड अयस्क को वायु की या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड बन जाता है और उसमें अतिरिक्त जल की मात्रा है तो वो भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा L2O3 क्लियर? आप देख रहे हैं ना, जिंक कार्बोनेट को वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर जिंक ऑक्साइड में बदल देना क्या कहलाएगा, निस्तापन। बॉक्साइड को ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाएगा, निस्तापन।
यानी कि निस्तापन के बारे में 3 बात तो याद रखिए ही रखिए। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट और हाइड्रेटेड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। निस्तापन के द्वारा निस्तापन में अयस्क को कार्बोनेट या हाइड्रेटेड अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? अब ऑक्साइड में बदलने की दूसरी विधि क्या थी? ऑक्साइड में बदलने की दूसरी विधि क्या थी दोस्तों? रोस्टिंग, भर्जन या जारन, भर्जन या जारन, भर्जन या जारन। अब भर्जन या जारन का इस्तेमाल सल्फाइड अयस्क को, किस अयस्क को? सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है। रोस्टिंग का इस्तेमाल सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है। बात मत करिए, समझिए, नहीं तो धातु उपयोग कर लीजिएगा, पता नहीं चलेगा कैसे आया हमारे पास। क्या अयस्क का सफैया हो गया जी? ऑक्साइड में ला रहे हैं। तो भर्जन जो है वह किस अयस्क का किया जाता है? अब देखिए कि निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्रेटेड अयस्क को ऑक्साइड में बदले थे। ठीक उसी तरह भर्जन का इस्तेमाल किन अयस्कों के लिए होता है? सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। भर्जन का इस्तेमाल किन अयस्कों के लिए होता है? सल्फाइड के लिए। जैसे कि आपका जिंक ब्लेंड है, जैसे कि आपका सीने बार, सीने बार, सीने बार, सीने बार यानी मर्क्यूरियस सल्फाइड, जैसे कि गैलेनो। तो जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करके? गर्म करके, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदल देते हैं, ऑक्साइड में बदल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। और रोस्टिंग में सल्फाइड होने के कारण कौन गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड का है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करिएगा तो करना पड़ेगा इसको बैलेंस, ठीक है ना? तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भर्जन। तो दूसरा स्टेप भी समझ गए। पहला स्टेप था अयस्क की क्या करना? सफाई करना। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में, और ऑक्साइड में इसलिए बदलते हैं क्योंकि ऑक्साइड से धातु को निकालना बड़ी आसान है धातु के किसी अन्य यौगिकों के तुलना में। तो आपने धातु के अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की 2 विधि का जिक्र किए। आइए इन दोनों विधि में अंतर को थोड़ा समझ ले। पहली विधि था कैल्सिनेशन और दूसरी विधि था आपको रोस्टिंग। दूसरी विधि था आपका रोस्टिंग, जारन। सबसे पहले आप देखिए कि यह मुख्यतः किन अयस्कों के लिए था? कार्बोनेट अयस्क के लिए, और दूसरा हाइड्रेटेड अयस्क के लिए। हाइड्रेटेड अयस्क उसे कहते हैं जिसमें जल के अणु लगे होते हैं, जैसे कि जिप्सम, जैसे क्या इसमें जल के अणु लगे हुए हैं। बॉक्साइड, बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 तो जिन अयस्कों में जल के अणु जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निस्तापन के द्वारा किन अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है? जबकि जारन के द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। दूसरा अंतर था कि ये वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि इस या वायु या ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है।
तीसरा कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या जल मिला था ऑक्साइड के अतिरिक्त, और इसमें आपको कौन गैस मिला था? क्लियर हो गया? निस्तापन और जारन में क्या अंतर है? क्लियर हुआ? तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि 2 चरण क्लियर हो चुका है। अयस्क साफ हो चुका है, द्रव चालित धुलाई, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और लीचिंग प्रोसेस के द्वारा साफ किए गए अयस्क को निस्तापन और जारन करके हमने उसे ऑक्साइड में बदल दिए। तीसरा चरण है क्या? अवकरण। तीसरा चरण क्या है? अवकरण है। तीसरा चरण मेटलर्जी का क्या है? अवकरण, रिडक्शन। तीसरा चरण है अवकरण यानी कि रिडक्शन। अवकरण यानी क्या? रिडक्शन। अवकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकास हो जाता है। ऑक्सीजन परमाणु एग्जिट कर गया तो समझिए यौगिक का अवकरण हो गया, अवकरण हो गया। ऑक्साइड में तो बदला गया है ना। अब ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींचेंगे, धातु मिल जाएगा क्या? और ऑक्सीजन को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवकरण। अब धातु के ऑक्साइड जो बना है उसका अवकरण करके हम धातु प्राप्त करेंगे। अवकरण भी 3 तरह से होता है। पहला है गर्म करके। पहला है जैसे मर्क्यूरस ऑक्साइड को आप गर्म कर दीजिए, सीधे गर्म कर दीजिए, मरकरी अलग, ऑक्सीजन निकल गया। उसी तरह सीनेबार नहीं, लेड ऑक्साइड को गर्म कर दीजिए, लेड अलग, ऑक्सीजन अलग। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे, करना पड़ेगा। मिल गया धातु, लेकिन अभी यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसमें अभी और अशुद्धि मिला हुआ है। तो अवकरण होता है सबसे पहले क्या? गर्म करके, यानी रिडक्शन बाय हीट। तो कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिसको गर्म करने के बाद ही हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। केवल गर्म करने से ही उसका क्या हो जाता है? अवकरण हो जाता है। अवकरण का मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना। तो कुछ धातु के ऑक्साइड को सीधे गर्म कर देने पर ही उसका अवकरण हो जाता है और हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। कुछ धातु के ऑक्साइड को सीधे गर्म करने पर उसका अवकरण हो जाता है और हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। अब कुछ धातु का अवकरण जो है कार्बन के द्वारा करना पड़ता है। कार्बन जिसके लिए हम प्रायः इस्तेमाल करते हैं किसका? कोक का। 90%, 98% शुद्ध कार्बन को ही क्या कहते हैं? तो कुछ धातु के ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपकरण होता है। किसके द्वारा अपकरण होता है? कार्बन के द्वारा अपकरण होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड, इसको कोक के मिलाकर गर्म कर दीजिए, बन जाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक मिल गया जी, मिल गया। बात को समझे कि नहीं समझे? अब कुछ धातु का अपकरण जो होता है एल्युमिनियम के द्वारा, कुछ धातु का अपकरण एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण होता है। किसके द्वारा होता है? यानी कुछ धातु का अपकरण कार्बन के द्वारा नहीं होता है। अब देखिए, कुछ धातु का अपकरण, कुछ धातु के ऑक्साइड को गर्म कर दिया, अपकरण हो गया। जिसका गर्म करने पर नहीं हुआ उसको कोक मिलाकर गर्म किया, अपकरण हो गया। और जिसका कोक के द्वारा अपकरण नहीं होता उसके द्वारा, उसे हम किसके द्वारा करते हैं? एल्युमिनियम के द्वारा। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, उसको कोक के साथ गर्म करिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड का अपकरण नहीं होगा। इसको आप एल्युमिनियम मिलाकर गर्म कीजिए, आपका क्रोमियम अलग हो जाएगा, बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो निस्तापन और जारन के बाद जो हमें धातु के ऑक्साइड मिले, उस धातु के ऑक्साइड को अपकरण करके हमने धातु प्राप्त कर लिए हैं। अपकरण कुछ धातु के ऑक्साइड का सीधे गर्म करने के बाद हो जाता है, कुछ का कोक यानी कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करने के बाद होता है, और कुछ का किसके साथ होता है? एल्युमिनियम के साथ।
क्लियर। और अवकरण के बाद हमें धातु की प्राप्ति हो चुकी है। अवकरण के बाद हमें धातु की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन यह धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। यह धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। इसलिए मेटलर्जी का चौथा और अंतिम चरण होता है, चौथा या अंतिम चरण होता है क्या? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण यानी अवकरण के बाद जो आपको धातु प्राप्त हुआ है, अवकरण के बाद जो धातु प्राप्त हुआ है, वो धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। उसका क्या करना पड़ेगा? शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण करने के भी कई तरीके हैं। पहला है लिक्विसेशन। इसको हिंदी में कहते हैं परिसमापन। शुद्धिकरण करने की तीसरा विधि, शुद्धिकरण करने की पहली विधि है आपका परिसमापन, लिक्विसेशन। अब लिक्विसेशन या परिसमापन के द्वारा वैसे धातु को शुद्ध किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। जैसे जिंक का मेल्टिंग पॉइंट मात्र 419 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। अब परिसमापन में क्या किया जाता है? तो पहले एक बर्तन लिया जाता है और बर्तन के नीचे में क्या रहता है? एक छिद्र रहता है। और बर्तन में एक छिद्र रहता है। इसको हम धातु, और उस धातु में थोड़ा सा क्या मिला हुआ है? अशुद्धि। सबसे पहले समझिए, परिसमापन के द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और उसके अशुद्धि का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। आप विद्युत देकर गर्म कीजिए, कोयला देकर गर्म कीजिए, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं इतना कि सिर्फ धातु अपने मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त करे, अशुद्धि प्राप्त नहीं करे। तो इसके लिए उसे विद्युत भट्टी में ही गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कोयला तो मानेगा नहीं कि धातु हो गया अब रुक जाए। लेकिन विद्युत भट्टी में हम कंट्रोल कर सकते हैं उष्मा को। तो हमने गर्म किए, लेकिन इतना ही गर्म किए कि धातु मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त किया, अशुद्धि मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त। अब धातु मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त करेगा तो वो पिघल जाएगा, अशुद्धि पिघलेगा। अशुद्धि पिघलेगा नहीं, धातु क्या हो गया? पिघल गया, बाहर निकलने लगेगा। धातु निकल गया, अशुद्धि उसी में रह गया। इसी विधि को क्या कहते हैं? परिसमापन। क्लियर। दूसरी विधि है शुद्धिकरण का क्या? आसवन। और तीसरी विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरी विधि है इलेक्ट्रो। और इस तरह से आपका धातु शुद्ध हो गया है। लेकिन कोई भी धातु अधिकतम कितना शुद्ध हो सकता है? 100% शुद्ध धातु प्राप्त किया नहीं जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप 99.99 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 100 नहीं होगा। क्लियर। समझ गए बातों को? चलिए, अब शरीर भी डोल रहा है मेरा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, क्लास आज यहीं पर स्टॉप मार रहे हैं। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, कुछ घोषणा करना। आप लोग बैठे रहिए। आपने क्या देखा कि हम अयस्क से धातु को क्या किए? निकाल लिए ना। अब अगले क्लास से एक एक धातु को डिटेल डिस्कस करेंगे। हड़बड़ाइएगा नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा है। आप लोग प्रश्न बनाते जाइएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 दिन आपका क्लास बंद रहेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है। अब जानते हैं रोशन सर का दादी डेथ कर गए थे, तो उन्हीं कुछ वे व्यक्तिगत कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त रहने वाले हैं। तो अब हमारी जो भी जिम्मेदारी आप तय करिएगा वही करेंगे। ठीक है। जाने के लिए कहिएगा, जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, सोम, मंगल और बुध का आपका क्लास क्या रहेगा? बंद। बृहस्पतिवार को उसी जोश और जुनून के साथ क्लास यहीं पर 7:30 बजे से आपका होगा। तो
बृहस्पतिवार को मिलिए। तब तक हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते जाइए। सारे ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप कोई भी क्लास को रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं। क्लियर? हाँ, एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री पहला चैप्टर से लेकर 10वां चैप्टर तक तीनों दिन फ्री रहेगा। जो पेड है वो तो अनलिमिटेड बार देख ही सकता है, जो पेड बैच नहीं है वो भी अनलिमिटेड। सुन रहे हैं ना? केमिस्ट्री को है हल्ला है, केमिस्ट्री को फिर वही मैट्रिक इंटर वाला जैसा करिएगा। तो पहला चैप्टर से लेकर के 10वां चैप्टर पीरियोडिक टेबल तक जिनका भी एक क्लास छूटा है, 2 क्लास छूटा है, रिवीजन कर लीजिएगा। मिलिए अगले क्लास में दोस्तों। क्या बिहार सब क्लासें बंद रहेगा, टोटल कोचिंग बंद। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और सोमवार मंगलवार को जो सहरसा जिला में मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। ऑनलाइन वाले में भी जो भी सहरसा जिले के हैं वो सहरसा में, छोटा तो सहरसा है क्या? कौन सहरसा पटना जैसा बड़ा है? तो मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलिए अगले क्लास में।